हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह कक्षा 11 के जीव विज्ञान का क्लास चल रहा है। अध्याय नंबर है 19 और अध्याय का नाम है उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 2 वीडियो पहले ही बना दिया है। अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको यहाँ आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके और आप इस वीडियो को अच्छे से समझ सकें। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मूत्र निर्माण के बारे में कि मनुष्य में मूत्र का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मूत्र निर्माण में 3 मुख्य क्रियाएं शामिल हैं। पहला है गुच्छीय निस्यंदन, दूसरा है पुनः अवशोषण और तीसरा है श्रवण, जो वृकाणु के विभिन्न भागों में होता है। तो देखिए, तीनों प्रक्रियाएं किसमें होती हैं? तो वृकाणु के विभिन्न भागों में होती हैं। वृकाणु का हम लोग संरचना देखेंगे और फिर वो तीनों भाग देखेंगे कैसे कैसे उनका निस्यंदन, अवशोषण और श्रवण होता है। मूत्र निर्माण के प्रथम चरण में कोशिका गुच्छ द्वारा रक्त का निस्यंदन होता है। यानी आप ऐसे समझिए कि जो कोशिका गुच्छ होता है वहां पे पहला चरण क्या है कि कोशिका गुच्छ में रक्त का निस्यंदन होगा। निस्यंदन माने छानना, मतलब छनाएगा, ऐसे समझ लीजिए रक्त, जिसे गुच्छ या गुच्छीय निस्यंदन कहते हैं। तो जो निस्यंदन की घटना कोशिका गुच्छ में होती है, वास्तव में इसे केशिका गुच्छ कहते हैं, तो केशिका गुच्छ में होती है उसे गुच्छीय निस्यंदन कहते हैं। वृकों द्वारा प्रति मिनट औसतन 1100 से 1200 मिलीलीटर रक्त का निस्यंदन किया जाता है, जो कि हृदय द्वारा 1 मिनट में निकाले गए रक्त के 1/5वें भाग के बराबर होता है। तो देखिए, हमारे वृक्क द्वारा 1 मिनट में कितना रक्त का निस्यंदन होता है? तो ये लगभग यानी एवरेज औसत 1100 से 1200 मिलीलीटर। मिलीलीटर मतलब 1100 से 1200, आप समझ सकते हैं इसका 1200 ml। आपने इंजेक्शन देखा होगा, जो सुई देते हैं जनरली डॉक्टर लोग, उसमें 5 ml होता है। तो 1100 से 1200 ml, यानी आप इसे लीटर में बदलिएगा तो लगभग 1.1 से 1.2 लीटर के आसपास रक्त का स्रवण होता है। मतलब उसको रक्त का क्या करते हैं, छाना जाता है, निस्यंदन होता है। और यह कितना है? तो हमारे शरीर में पूरा जितना रक्त होता है उसका 1/5 भाग। हमारे शरीर में कितना रक्त होता है? तो लगभग 5 से 6 लीटर होता है। तो उसका 1/5 भाग कितना हुआ? वही 1 से 1.2 लीटर। तो इतने रक्त का निस्यंदन हो जाता है। गुच्छ की कोशिकाओं का रक्त दाब रुधिर का 3 परतों में निस्यंदन करता है। ये 3 परतें हैं गुच्छ की रक्त केशिका की आंतरिक उपकला, बोमेन संपुट की उपकला तथा इन दोनों के परतों के बीच पाई जाने वाली आधार झिल्ली। तो देखिए, होता क्या है कि 3 लेयर में यानी 3 परत में रक्त का क्या होता है, निस्यंदन होता है। और वो 3 परतें कौन कौन सी होती हैं? तो वो 3 परत तो एक होती है केशिका की, आपको दिखाऊंगा मैं अभी केशिका क्या होती है। तो केशिका की आंतरिक उपकला, उसकी जो अंदर की झिल्ली है वो। दूसरा होता है वोमेन संपुट, तो वोमेन संपुट में होता है, तो वोमेन संपुट की जो उपकला होती है वो उपकला क्या होता है? उपकला ऊतक होता है, जो एक बाहरी परत बनाता है, पतली परत होती है, उसे उपकला कहते हैं। उपकला ऊतक आप पढ़े होंगे, मुझे ये विश्वास है। तो वही वोमेन संपुट की उपकला, यानी ये जो उपकला ऊतक है वोमेन संपुट की। फिर वैसे ही रक्त केशिका की आंतरिक उपकला ऊतक, और दोनों के परत में पाई जाती है एक आधार झिल्ली। तो ये पहला क्या है, रक्त केशिका की आंतरिक उपकला पहला, दूसरा है वोमेन संपुट की उपकला और तीसरा है आधार झिल्ली। ठीक है, तो इन 3 जगह से क्या होता है, रक्त का निस्यंदन होता है। वोमेन संपुट की उपकला कोशिकाएं, जिसे पदाणु या फिर पोटोसाइट्स कहते हैं, तो वोमेन संपुट की उपकला कोशिकाएं पदाणु यानी पोटोसाइट्स कहलाती हैं, जो विशेष प्रकार से विन्यस्त होती हैं, जिनसे कुछ छोटे छोटे अवकाश बीच में रह जाते हैं। इन्हें निस्यंदन खांच या खांच छिद्र कहते हैं। इन झिल्लियों से रुधिर इतनी अच्छी तरह छनता है जिससे रुधिर के प्लाज्मा की प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा का शेष भाग छनकर संपुट की गुहिका में इकट्ठा हो जाता है। अब देखिए, कह क्या रहा है कि जो कोशिकाएं होती हैं
उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यानी छोटे छोटे अवकाश होते हैं जिन्हें छिद्र कहते हैं, या क्या कहते हैं, खाज छिद्र, या फिर सिस्ट स्लिस्ट पोर कहते हैं। ठीक है, निस्यंदन खाज कहेंगे, खाज छिद्र कहेंगे, या फिर स्लिस्ट पोर कहेंगे। और इनमें क्या होते हैं, महीन महीन छिद्र होता है, और इन झिल्लियों से रक्त बहुत ही अच्छी तरह से छनता है। उस तरह छनता है तो उसमें रक्त को तो छोड़िए, जो रक्त में प्लाज्मा रहता है ना, तो रक्त के प्लाज्मा के प्रोटीन को छोड़कर बाकी जितना शेष भाग होता है वह सभी छन करके क्या होता है कि संपुट की गुहा में इकट्ठा हो जाता है। इसलिए इसे परानिस्यंदन या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट निस्यंदन की मात्रा गुच्छीय निस्यंदन दर कहलाती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, वृक्कों द्वारा प्रति मिनट निस्यंदन की गई मात्रा गुच्छीय निस्यंदन कहलाती है। यानी 1 मिनट में कितना निस्यंदन हो रहा है उसे कहेंगे गुच्छीय निस्यंदन, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं GFR, यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। एक स्वस्थ व्यक्ति में यह दर 125 मिलीलीटर प्रति मिनट अर्थात 180 लीटर प्रतिदिन होती है। तो याद रखिएगा, स्वस्थ व्यक्ति में GFR कितनी होनी चाहिए, 125 ml प्रति मिनट या फिर 180 लीटर प्रतिदिन। आगे बढ़ते हैं। गुच्छ निस्यंदन की दर के नियमन के लिए वृक्कों द्वारा क्रियाविधि अपनाई जाती है। गुच्छीय आसन उपकरण द्वारा एक अति सूक्ष्म क्रियाविधि संपन्न की जाती है। यह विशेष संवेदी उपकला अभिवाही तथा अपवाही धमनिकाओं के संपर्क स्थल पर दूरस्थ संवलित नलिका के केशिकाओं के रूपांतरण से बनता है। गुच्छ निस्यंदन दर में गिरावट इन आसन गुच्छ केशिकाओं को रेनिन के स्रवण के सक्रिय करती है, जो वृक्कीय रुधिर का प्रवाह बढ़ाकर गुच्छीय निस्यंदन दर को पुनः सामान्य कर देती है। अब इस चीज को थोड़ा सा समझिए। कह क्या रहा है कि गुच्छीय आसन उपकरण द्वारा एक अति सूक्ष्म क्रियाविधि अपनाई जाती है। ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म क्रियाविधि अपनाई जाती है, और यह किसके द्वारा होता है, तो यह अभिवाही और अपवाही धमनियों के संपर्क स्थल पर होता है। इसमें क्या होता है कि जब कभी ब्लड का रेट गिर जाता है, मतलब निस्यंदन की रेट घट जाती है, उस समय ये कोशिकाओं द्वारा रेनिन स्रावित किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, रेनिन। और ये रेनिन क्या करती है, रक्त के प्रवाह को बढ़ा देती है। ठीक है, तो प्रवाह बढ़ जाता है, प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तभी ब्लड छनता है। अगर वही प्रेशर घट जाए तो रक्त नहीं छन पाता है। यही कारण है कि जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है या फिर कभी कभी ब्लड प्रेशर लो भी होता है, उन दोनों स्थिति में किडनी को अतिरिक्त मेहनत करना पड़ता है, इसलिए उनका किडनी खराब हो जाता है। प्रतिदिन बनने वाले निस्यंदन के आयतन 180 लीटर प्रतिदिन के उत्सर्जित मूत्र 1.5 लीटर से तुलना की जाए तो समझा जा सकता है 99% निस्यंदन को वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित किया जाता है, जिसे पुनः अवशोषण कहते हैं। देखिए, हमारे शरीर में क्या होता है, एक दिन में 180 लीटर मूत्र उत्सर्जित होता है, बनता है 180 लीटर, मतलब शुद्ध होता है, लेकिन उसमें से केवल 1.5 लीटर के रूप में 1.5 लीटर ही मूत्र के रूप में निकलता है शरीर से बाहर, बाकी फिर पूरा का अवशोषण हो सकता है। यानी हमारे शरीर में जो 180 लीटर किडनी द्वारा ब्लड साफ किया जाता है, इसमें से जो मूत्र बनता है उसमें से 99%, लगभग 99% फिर से उसको शरीर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे उपयोगी पदार्थ भी छन गए रहते हैं। तो उसी को कहते हैं पुनः अवशोषण, क्योंकि एक बार क्या हुआ, छानन की क्रिया हो गई। अब छानन में क्या होगा कि 180 लीटर जल शरीर से छान दिया गया, लेकिन उसमें से फिर क्या होता है, 99% अवशोषित कर लिया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि हम लोग तो दिन भर में 4 से 5 लीटर ही पानी पीते हैं, फिर 180 लीटर मूत्र का निर्माण कैसे हो जाएगा। तो वास्तव में जो हम लोग पीते हैं, मान लीजिए कि आप 1 लीटर पानी पिए, तो यही 1 लीटर पहले शुद्ध होगा, तो इसमें से क्या होगा, लगभग 900 शरीर से बाहर 900 को छान दिया जाएगा, और इन 900 में से फिर लगभग 850 ग्राम को या 890 ग्राम को फिर से शरीर अवशोषित कर लेगा, फिर उसको दोबारा साफ करेगा। यही क्रिया कई बार चलती रहती है, इसलिए 99% का फिर से अवशोषण हो जाता है। बाकी जो 1% होता है, लगभग 1.5 लीटर, उतना मूत्र शरीर द्वारा त्याग कर दिया जाता है।
आगे बढ़ते हैं। यह कार्य वृक्क नलिका की उपकला कोशिकाएं अलग अलग खंडों में सक्रिय अथवा निष्क्रिय क्रियाविधि द्वारा करती हैं। उदाहरणार्थ निस्यंद पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, सोडियम आयन इत्यादि सक्रिय रूप से परिवहन में पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं। अब देखिए, यह जो अवशोषण की क्रिया होती है यह दोनों तरह से होती है, सक्रिय भी होती है, निष्क्रिय भी होती है। सक्रिय अवशोषण का मतलब है कि सक्रिय अवशोषण के लिए क्या हुई, अलग से उसको ऊर्जा देनी पड़ती है, जबकि निष्क्रिय अवशोषण के लिए ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है। तो देखिए, ये जो है ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है या फिर सोडियम आयन है, ये सब जो पदार्थ है ये सक्रिय रूप से क्या होते हैं, पुनः अवशोषित होते हैं, जबकि जो नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं वह निष्क्रिय रूप से अवशोषित होते हैं। वृकाणु के प्रारंभिक भाग में जल का पुनर्अवशोषण निष्क्रिय क्रिया द्वारा होता है। अब देखिए, जो वृकाणु है उसके प्रारंभिक भाग में यानी शुरुआत में क्या होगा, जल का अवशोषण होता है, वह निष्क्रिय रूप में होता है। मूत्र निर्माण के दौरान नलिकाकार कोशिकाएं निस्यंदन में हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनियम जैसे पदार्थों को स्रावित करती है। नलिकाकार स्रवण भी मूत्र निर्माण का एक मुख्य चरण है, क्योंकि यह शारीरिक तरल आयनी व अम्ल क्षार को संतुलन बनाए रखता है। अब ये जो नलिकाकार स्रवण होता है और मूत्र निर्माण होता है, उसमें ये जो नलिकाकार स्रवण है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शरीर में यह क्या करता है, अम्ल और क्षार की तुलना को बनाए रखता है। अब चित्र 9.5 देखते हैं और वहां से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए, इसे कहते हैं हम लोग वृकाणु, यहाँ वास्तव में ऐसे होता है वृकाणु, या फिर इसी को कहते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, ये वृकाणु है या फिर नेफ्रॉन है। इसका ये वाला हिस्सा है जो, इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस, और ये जो रेड रेड आपको दिखाई दे रहा है ये है केशिका गुच्छ। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि एक मोटी नलिका आती है जो अंदर की ओर जाकर के पतली हो जाती है। इसे मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से दिखाया था, जिससे क्या होता है, रक्त का प्रवाह तेज हो जाता है और यहीं से जो रक्त होता है उसमें छानन की क्रिया हो जाती है, और इसमें जो रक्त है इसमें से मूत्र छन्नित होकर के यहाँ पे ग्लोमेरुलस में जमा हो जाता है। और ये मूत्र जब आगे बढ़ता है तो ये जो पास वाला हिस्सा है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको कहते हैं समीपस्थ संवलित नलिका। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ से बाइकार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है, जल है या पोटेशियम आयन है, ये इस नलिका से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, संवलित नलिका से बाहर निकल रहा है, जबकि इसमें हाइड्रोजन आयन और अमोनियम अंदर जा रहा है। फिर यह जब आगे बढ़ता है तो यह नलिका पतली हो जाती है, ये इसे हेलेन लूप कहते हैं, और जो नीचे जा रही है इसे क्या है, अवरोही भुजा है। इस अवरोही भुजा में फिर जब नीचे जाता है तो इसमें से जल अलग हो जाता है। जल अलग होने के बाद अब इसमें क्या होता है, फिर कुछ से यूरिया अंदर जाता है, नाइट्रोजनी पदार्थ होता है, और सोडियम क्लोराइड बाहर निकलता है। ठीक है, ये है आरोही भुजा, जो ऊपर जा रही है ये है आरोही भुजा, और इसमें से फिर यहाँ पे सोडियम क्लोराइड निकाल दिया जाता है। निकालने के बाद यह जब ऊपर हो जाता है तो यहाँ से फिर सोडियम क्लोराइड बाहर निकलता है, उसके बाद जल बाहर निकलता है, बाइकार्बोनेट बाहर निकल जाता है, और इसमें पोटेशियम तथा हाइड्रोजन आयन अंदर चले जाते हैं। उसके बाद ये जाती है मूत्र और संग्रह नलिका में स्टोर हो जाती है। यहाँ से फिर से इसमें से जो एक्स्ट्रा जल होता है उसे निकाल लिया जाता है। तो ये पूरा वृकाणु की संरचना है। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। कोई शिकायत या सुझाव हो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।